हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस अकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 3 दिसंबर, चतुर्थ पुण्यतिथि। ये कौन है पता है? धर्मपाल गुलाटी जी, एमडीएस मसाले। चलो ठीक है, वर्ल्ड की न्यूज में क्या है? बाइडेन पार्डन अच्छा ठीक है, हम सीधा इस पर ही आते हैं। एडिटोरियल। नेबरहुड ऑन एज, द लेस देर इज टू जस्टिफाई ट्रेडिशनल कस्टम द हार्डर इट इज टू गेट रिड ऑफ इट। सही बात है। जितना जस्टिफाई कम करोगे उतना वो ट्रेडिशन चलता रहेगा। इन शॉर्ट, आरबीआई चैलेंज एज डिफरेंस विद गवर्नमेंट ऑन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इट विल नीड टू ड्रॉ ऑन मल्टीपल पॉलिसी टूल्स। अभी देखो, आरबीआई के सामने चैलेंज है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, हमने जैसे बताया था 4 दिसंबर से चालू होने वाली है उनकी मीटिंग, 4 से 6 दिसंबर तक। तो अभी वो क्या डिसीजन लेंगे पता नहीं अभी। अवधि मस्ट एंड, एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग हाइलाइट्स कंटिन्यूइंग फेलियर्स एंड एब्डिक्शन एट सेवरल लेवल्स। मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, ऐसे देखा जाए तो। पर हम फिर भी देखेंगे। जो मल निकालते हैं लोग उनको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, जैसे गटर्स वगैरह साफ करने वाले, इन शॉर्ट सफाई कर्मचारी। फेयरनेस नॉट जस्ट स्पीड। जुडिशियल सिस्टम मेंटेन्स बिटवीन द टू। देखो, स्पीड भी चाहिए और फेयरनेस भी चाहिए, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इफ सम सी द ग्रेजुएशन कैप एंड डाउन एज अ कॉलोनियल रिलिक, अदर इंपॉर्टेंट चॉइस क्या है? क्या है? हुज ड्रेस? किसका ड्रेस है? चलो कोई नहीं। व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू वी सीक इन कच एट अ गैदरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस एंड अदर बिग क्वेश्चंस एंड अ डेयरिंग टू इमेजिन अल्टरनेटिव्स टू मॉडर्न डेवलपमेंट, चोकिंग ऑन स्मोक। ये दिल्ली के ऊपर पीछे लग गए मेरे हिसाब से। चांसेस कम है, हम अभी इतना नहीं देखने की जरूरत है। हम यहाँ कुमार बागची, करंट अगेंस्ट डोमिनेंट करंट बिजनेस आर्गुमेंट फॉरन अगेंस्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करना चाहिए बिजनेस का, ये एक सही क्वेश्चन है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे, फिर भी हम देखेंगे। ब्रिक्स करेंसी थ्रम थ्रेट, ब्रिक्स के रिगार्डिंग हम देखेंगे। ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में देखेंगे हम। ये अभी क्या चल रहा है वो बस एक आइडिया लगना चाहिए कि चल क्या रहा है। डिजाइन इन इंडिया 5G चिप फेसिंग फंड क्रंच, लो कमर्शियल अपटेक। चिप्स का प्रॉब्लम है हमारे इधर, पता है। हम सबसे ज्यादा, गेस 90% या 100% हम इंपोर्ट ही करना पड़ता है हमें चिप्स। ये साउथ कोरिया से करते हैं क्या? साउथ कोरिया से ही करते हैं मेरे हिसाब से। चिप्स का जो ये छोटे छोटे जो चिप्स दिख रहे हैं आपको, ऐसा कौन सा डिवाइस नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें चिप्स ना लगे हो। सभी, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चिप्स लगते हैं। और सबसे, अगर आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो ये जो मार्केट है वो काफी बढ़ने वाला है आगे जाके। इवन रोबोट्स वगैरह में भी चिप्स लगने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना ज्यादा चाहिए इसको। देखो, इंडिया वांट्स टू क्रिएट एन इंडिजिनस चिप डिजाइन इकोसिस्टम वेयर इट्स डोमेस्टिक कंपनीज होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चिप डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना छोटा चिप बनाना, मतलब आप समझ सकते हैं, इतने से छोटे से मोबाइल में इतनी सी चिप रहती है वो। हार्डली में रहता है वो, सेंटीमीटर में भी नहीं रहती। तो समझ सकते हो फिर। चलिए ठीक है। ओवरऑल, हाउ लैंड डिग्रेडेशन थ्रेटनिंग अर्थ कैपेसिटी टू सस्टेन ह्यूमैनिटी। लैंड डिग्रेडेशन भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। लैंड का भूसंकलन नहीं, लैंड भूसंकलन आई गेस ये हो जाता है, लैंडस्लाइड होगा। ये लैंड डिग्रेडेड मतलब कि जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम कम होती जा रही है, तो उससे कितना प्रॉब्लम आ सकता है अर्थ के कैपेसिटी में, कि हमारी जो ह्यूमैनिटी उसको सस्टेन कर सके। तो वो है पूरा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ये देखेंगे हम। काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल है, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। छोटे छोटे से स्टार्ट करें। आरबीआई का चैलेंज छोड़ दीजिए वैसे। आयरन डिपॉलिटिकल सेंस, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वन सेकंड जॉइंट एट द हिप। नहीं, चलो ये इससे करते हैं, हम जुडिशरी से करते हैं। फेयरनेस और स्पीड दोनों। शैल आजाद चंद्रा आर्टिकल लीनर फास्टर फेयर, नवंबर 22, एक महीना पहले का, मतलब एक दो हफ्ते पहले का। Highlighted several reasons behind the high number of pending cases across Indian courts and proposes two main solutions, measuring judges' performance by the case disposal rate and recruiting retired officials. It is also pointed out the absence of video conferencing facilities in several district courts. देखो, अभी हमारे पास एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम कोर्ट्स के पास है, बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस है। तो ये जो आर्टिकल था, इन्होंने जो लिखा था, उन्होंने दो सोल्यूशन बताए थे। एक तो जो जजेस का परफॉर्मेंस है कि जज कितने जल्दी डिस्पोज कर रहे हो केस, और दूसरा जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स है तो उनको रिक्रूट करना चाहिए। ये दो सोल्यूशन दिए थे इन्होंने। और एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहती है, जो फैसिलिटीज रहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वो भी एब्सेंट है अभी तक। We started the project System Dynamics Modeling of the Pendency of Under Trials with a focus on speeding up the disposal of cases. However, after taking to several stakeholders in the judicial system for a year and a half, we realized that a fair trial is as important as speedy trial. One must be careful while taking about faster case disposal since reducing the number of pending cases requires a delicate balance. The pursuit of speed should not come at the cost of fairness.
देखो हमारा प्रॉब्लम वही होता है, किसी बेगुनाह को अंदर नहीं जाना चाहिए, ये मेन फंडा रहता है जुडिशरी का, इसलिए जो टाइम लगने दो, पर किसी बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। वैसा देखा जाए तो अंडर ट्रायल्स वाले भी बहुत ज्यादा फिर वैसे भी सजा काटते रहते, तो वो न्याय भी नहीं बोल सकते। पर इसका मतलब ये भी नहीं आप स्पीड कर रहे हो, स्पीड से करोगे और जस्टिस बाज में रह गया, तो फिर जो जस्टिस का मेन मकसद है वही खत्म हो रहा है। तो दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। कैटेगराइजिंग जजेस ऑन their disposable performance could push them to choose cases that have a high likelihood of faster disposal। अभी देखो ये भी ऐसे केसेस लेंगे, देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी ये बोल रहे कि जो जजेस है उनका जो डिस्पोजेबल रेट है, मतलब क्या कितने जल्दी वो केस को क्लोज कर दे। तो अभी इनके ऊपर, जजेस के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि जो सिंपल केसेस है वो फटाफट उठाएंगे और जो मेजर मेजर केसेस है वो ज्यादा निगलेक्ट करेंगे, तो फिर फायदा ही नहीं ना। दिस माइट नेगेटिवली इम्पैक्ट द हियरिंग्स ऑफ सेंसिटिव केसेस वेयर जजेस माइट नॉट हैव इनफ टाइम लेफ्ट ऑन द लिस्टिंग डेज। Hasty judgments can increase the likelihood of appeals further clogging the judiciary। अभी आप जजमेंट दोगे फिर वो अपील करेंगे तो ये और बढ़ाने वाला ना, वो एक प्रॉब्लम है। The article also mentions in an average district or subordinate court, about half of the 90 cases listed daily reported get adjourned. Keeping the fairness aspect in mind, we need to ask why are there such frequent adjournments? Which type of cases are adjourned frequently? Is it justified to put a permissible limit for adjournments? During our research, multiple advocates told us that देखो ज्यादातर तो जो केसेस रहते हैं ना, 90 केसेस ऑलमोस्ट, तो adjourn ही किए जाते हैं। अभी इसके पीछे ये बोल रहे हैं कि भाई हमें एक लिमिट रखनी चाहिए क्या, अभी देखते हैं आगे क्या बोल रही है। ड्यूरिंग आवर रिसर्च multiple advocates told us that they demand adjournments to get more time to gather evidence, research the law, file motions, or wait for certain events that can have a significant impact on the verdict. Refusing these adjournments in such cases could be unfair। अभी प्रॉब्लम क्या आता है, देखो जो एडवोकेट्स थे उन्होंने बोला कि जैसे ही डिमांड करते हैं एडजमेंट, तो उनको टाइम ज्यादा मिलता है एविडेंस गैदर करने का, वो रिसर्च कर सकते हैं लॉ को, और फाइल वगैरह सब जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को निकालने को टाइम मिलता है इनको, इसलिए रिफ्यूज करना या एडजमेंट्स को भी ये अनफेयर रहेगा। तो ये भी सही है। Judicial system is complex with numerous actors, with judges, lawyers, litigants, court employees having their own mental models. Delegating administrative tasks to retired officials who are not familiar with and sensitive towards judicial procedures might create a new inefficiencies and increase the unfairness। अभी आप दूसरी बात कर रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो पिछला आर्टिकल है ना उसको काउंटर कर रहे हैं कि भाई ये इतना सही नहीं है। आप बोल रहे हो सही है, पर अगर हम प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी ये बोल रहे थे ना रिटायर्ड ऑफिशियल्स को लेना चाहिए, तो अगर रिटायर्ड ऑफिशियल ले भी देते ना, उनके जो सेंसिटिव इश्यूज रहते तो उसमें वो ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं रहेगी उसमें, और डिफिकल्ट हो जाएगा उनको, वो जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में उतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे, अनफेयरनेस ज्यादा रहेगी इसमें। A system's behavior is a function of its structure. Delayed disposals and high pending case counts are due to the justice system structure and not cannot be improved by tweaking without addressing structural issues। देखो ये एक प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो कि जो पेंडिंग केसेस है वो जस्टिस सिस्टम का स्ट्रक्चर है इसके लिए, पर अगर आप ट्वीक करने की कोशिश करोगे इस स्ट्रक्चर को, तो वो स्ट्रक्चर के इश्यू में हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो वो क्या है अभी देखते हैं। अभी ईच केस पासेस थ्रू मल्टीपल स्टेजेस, हर एक केस किधर किधर से जाता है देखते हैं हम। अभी पहले तो चार्जशीट फाइलिंग होती है, फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है, ट्रायल होता है, एविडेंस प्रेजेंटेशन होता है, आर्ग्यूमेंट होता है और जजमेंट होता है। ईच स्टेज हैज अ डिफरेंट सोर्स ऑफ डिले। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कैन टेक टाइम टू गैदर एविडेंस। अभी देखो स्टार्टिंग फेज है एविडेंस के पहले से भी चलता है वैसे देखा जाए तो, ट्रायल के पहले, पर जब एविडेंस गैदर करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को टाइम ले सकते हो। पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यूजुअली कीप इशूइंग समन्स इंस्टेड ऑफ अ नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट इफ अ विटनेस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी कोई विटनेस है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उसके लिए भी वो ले सकते हैं। दो रोजनामा है इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस स्टेज। अभी जो भी ये नामा रहता है तो उसमें भी अच्छी खासी मतलब इनएक्यूरेट ही ज्यादातर तो भरा रहता है। केस फाइल्स गेट मिसप्लेस्ड और आर नॉट अवेलेबल सिंस द केस हैज बीन पेंडिंग फॉर लॉन्ग। इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल स्टेजेस वेयर देयर आर बॉटलनेक्स एंड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द डिले इन दो स्पेसिफिक स्टेजेस। अभी इन्होंने बहुत सही पकड़ा है। अब ये 5-6 स्टेजेस है इसमें, तो ये क्या बोल रहे हैं, जहां पर जो स्टेज में ज्यादा टाइम लेता है ना, तो वो स्टेज का जो टाइम है उसमें अगर हमने कम किया ना, तो जो डिस्पोजल है केसेस का वो भी फास्ट हो जाएगा। ये सही पॉइंट पकड़ा है। Several experts we spoke to raised concerns about video proceedings. During such proceedings, the accused are often surrounded by jail officers, creating an environment of intimidation. If they are mistreated in jail, say they have been tortured, they fear saying so. Judges cannot see their physical conditions clearly. During the physical trial, the accused are under the custody of judges, not jailers. Coming out of jail to the court for trial is the only chance for an accused to breathe free air. They can meet their family members and talk to their lawyers confidentially. Video conferencing trials take away these particularly important rights of under trials। अभी ये बोल रहे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से इन्होंने बात की कि वीडियो प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो इन्होंने बोला कि जो अक्यूज रहते हैं तो वो सराउंडेड रहते हैं जेल ऑफिसर्स के थ्रू, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब मिसट्रीट किया जाता है जेल में वगैरह, तो वो इतने खुल के बात नहीं कर सकते जजेस के सामने, और जजेस उनका फिजिकल कंडीशन क्लियरली नहीं देख सकते। और जो फिजिकल ट्रायल होता है
तो आपकी जो है वो कस्टडी रहती है जजेस की, ना कि जेलर की। तो जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं उनको जरा फ्री एयर मिलता है ट्रायल के लिए, तो वो उनके फैमिली मेंबर से मिलते, लॉयर से बात करते। तो वीडियो को जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो ट्रायल्स के, तो वो पूरा इंपॉर्टेंट राइट्स ही छीन लेते हैं इससे। Accessing prompt legal advice and assistance is critical for ensuring a fair trial and the rule of law. However, researchers at the National Law University Delhi's Project 39A have shown that undertrials from poor socio-economic backgrounds cannot get the desired legal assistance due to unawareness about free legal aid and the poor quality of legal aid system. We are urge allocating more resources to strengthen the legal aid system to ensure that judicial system is both efficient and fair. मोटा मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि एक लीगल एडवाइजर होना चाहिए। फ्री लीगल एड वाले भी रहते हैं पर इनको कुछ जानकारी नहीं रहती, इसलिए वो ज्यादा मतलब अवेयर ही नहीं रहते, तो उसके बारे में भी एक थोड़ा सा देखना चाहिए। इफ सम सी द ग्रेजुएशन कैप, नहीं छोड़ो ये छोड़ो, मैनुअल स्कैवेंजिंग देखते हैं अभी। काफी ज्यादा हैंग हो रहा है। अदावादी मस्ट एंड एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग हाईलाइट कंटिन्यूअस फेलियर एविडेंस सर्विलेंस, अभी देखते हैं हम आर्टिकल क्या। सिंस 1993 इंडिया हैज हैड अ लॉ टू बैन मैनुअल स्कैवेंजिंग, एक लॉ था मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करने का हमारे इंडिया में। 2013 से एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड 44 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन गियर टू लेबरर्स एंगेजिंग इन क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स। एक एक स्टेटमेंट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ठीक है, हम एक एक स्टेटमेंट करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, छोड़ो। Yet, according to the Union Ministry of Social Justice and Empowerment data, 443 वर्कर्स डाइड बिटवीन 2018 से लेकर 23 तक। ये डाटा इंपॉर्टेंट है बाय द वे मेंस के लिए। कितने लोगों की जान नहीं गई देखो 2018 से, मतलब 5 सालों में 450 लोगों की जान नहीं गई। दिस बाय ऑल अकाउंट्स इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, मतलब ये बस रिपोर्ट करने वाला है, इससे भी ज्यादा गए रहेंगे। कम से कम बोला है इन्होंने तो कंजर्वेटिव। सेवरल इंडिपेंडेंट सर्विस हैव टॉक्ड अबाउट द कंट्रोल प्रोवाइड सेफ्टी इक्विपमेंट म्युनिसिपैलिटीज लिव इन डिनाइल। Employers are rarely held accountable when manual labor succumb to the perils of their job. An investigation by this newspaper has revealed only one conviction for 75 serious deaths in Delhi in the past 15 years. From the police being unable to trace the culprits to the investigating officers are not cooperating with the judiciary or failing to appear before the court, it reveals the apathy of law enforcing agencies. That several severe deaths happened at high-profile locations at the national capital, including prominent malls, hospitals, hotels, only shows that the abdication is unabashed and pervasive. The Manual Scavengers and Rehabilitation Act, which came into force in 2013, asked state government and municipalities to identify workers who clean sewers and provide them with alternative employment options. Year later, the Supreme Court also asked states to abolish manual scavenging and rehabilitate workers. Our local bodies outsource sewer cleaning to private contractors who do not maintain proper rules of manual scavengers. Investigation officer often come to a dead end because the police cannot find written orders from asking workers to enter sewers. Located at the margins of society, the families of the deceased do not have the resources to fight lengthy legal battles. Government initiatives to end manual scavenging have fallen short of their objectives because they do not adequately account for the social conditions that force people to plumb the toxic cesspools. Civil society groups have for long argued that fixing the problem is difficult without acknowledging that it operates at the intersection of caste, economic inequalities, and deficits the country's sewerage networks. Most septic tanks are not amenable to new technology, and machines are too big to operate in the narrow bylanes of dense urban areas. The failings, as these newspapers' investigation shows, are at multiple levels. A government that counts the Swachh Bharat mission among its success needs to be do more for the safety and well-being of the workers at the bundle of it. देखो मोटा मोटा तौर पर हमें इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम सी बताई है। तो पहले पैरा में बताया कि इतने डेथ्स हो रही है, एक तो डिनाइल है म्यूनसिपालिटीज का भी, प्लस जो सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं इनको तो वो भी नहीं दिया जाता है। और गवर्नमेंट ने भी बोला है, आगे देखेंगे हम, तो इनको है कि भाई जो कन्विक्शन रेट रहता है, कन्विक्शन मतलब क्या कि कितने लोगों ने देखा है या फिर कन्विक्ट किया है कि भाई हाँ इनकी वजह से डेथ हुई है, इनकी वजह से डेथ हुई, तो वो भी काफी रेट कम है। और दिल्ली में सबसे कम डेथ्स हुई है एज कम्पेयर टू 15 सालों में, बस 75 डेथ्स हुई है। और पुलिस भी ट्रेस नहीं कर पाती कल्प्रिट्स को, क्योंकि देखो जब जुडिशरी की बात आती है तो वो सामने नहीं आती कोर्ट्स के, और ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का मतलब बोल सकते हैं कि वो उतने एपेथेटिक है, मतलब एक निबरगढ़ बोलते हैं इन शॉर्ट, तो वो है। और काफी ज्यादा डेथ्स हैपन हुए हैं हाई प्रोफाइल लोकेशन में, जैसे कि नेशनल कैपिटल रीजन में। तो उससे क्या हो रहा है, तो वो जो है एक तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, वो एक प्रॉब्लम रहता है उनका, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं तो मैंने हायर ही नहीं किया, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। और जो मैनुअल स्कैवेंजर और रिहेबिलिटेशन एक्ट है तो वो 2013 में फोर्स में आ गया था, और स्टेट गवर्नमेंट्स और म्यूनसिपलिटीज को बोला था कि ऐसे कौन से वर्कर्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना, क्लीन सेवर्स, और उनके हिसाब से उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन देना। एक साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि एबोलिश करना चाहिए मैनुअल स्कैवेंजिंग और उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए वर्कर्स के लिए। पर लोकल बॉडी जो रहते हैं वो आउटसोर्स करते हैं सीवर क्लीनिंग के लिए।
वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे और वो प्रॉपर रोल मेंटेन भी नहीं करते। उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनमें थोड़ा सा डेड एंड आ जाता है कि भाई पुलिस को कोई विटनेस भी नहीं मिलता है, ना कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं, भले वर्कर कितना भी कर ले पर कोई प्रूफ ही नहीं है तो फिर वो कैसे कर लेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। और उतने लंबे बैटल के लिए भी वो रेडी नहीं रहते, और जो डिसीज है उनकी फैमिलीज को भी वो उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया था कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो एंड करना चाहिए, और उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी उतने अच्छे खासे से फुलफिल नहीं हो रहे। और इन्होंने भी आर्ग्यू किया कि जब तक वो प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, एक्नोलॉजी करना डिफिकल्ट है, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो ये बस आप भी का नहीं है, ये कास्ट की वजह से हो रहा है। पहला मेन मुद्दा तो ये है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कास्ट को भी बोला जाता है कि आपको यही करना है। प्लस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उतने उतने रिच बैकग्राउंड से तो नहीं रहते, कोई रिच बैकग्राउंड से कोई ऐसा काम क्यों करेगा ही क्यों, है ना। भले उसको लाख भर पगार भी रहा तो भी नहीं करेगा वो। डेफिसिट है कंट्री के सीवरेज नेटवर्क्स में भी, क्योंकि ज्यादातर जो सेप्टिक टैंक्स है वो नए टेक्नोलॉजी के लिए बने ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटे टैंक्स है और इवन मैनुअली जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो मशीन्स वगैरह रहते हैं तो उतना ऑपरेट करना भी नहीं डिफिकल्ट हो जाता है। पर उनके लिए जो प्रोटेक्टिव गियर रहता है तो वो तो एटलीस्ट प्रोवाइड करके देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली देखा जाए तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन ही होना चाहिए और मशीन थ्रू ही इन्होंने काम करना चाहिए, किसी आदमी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अगर साफ भी करना है तो। उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इनिशिएटिव उठाना चाहिए। और जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें ये भी थोड़ा सा सेफ्टी और वेलबींग देखना चाहिए वर्कर्स का, जो फ्रंट लाइन के ऊपर काम करते रहते ऐसे क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। आरबीआई का चैलेंज हो गया। स्मोकिंग का छोड़ दीजिए, प्रिजनर्स का देखते हैं हम अभी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्रिजनर्स का होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। President Draupadi Murmu last month released a report by the Supreme Court Center for Research and Planning which suggested several measures to address the problem of overcrowding in Indian prisons. ये एक प्रॉब्लम बड़ा है overcrowding prisons में। The report Prisons in India Mapping Prison Manuals and Measures for Reformation and Decongestion has a section on electronic tracking of prisoners which discusses the use of tracking technology as a condition for bail to reduce the number of under trial prisoners who make up the vast majority of prisoners। अभी देखो इन्होंने क्या बोला है। एक पेपर था, मतलब एक रिपोर्ट थी, तो उसमें एक सेक्शन था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग होना चाहिए प्रिजनर्स का। उसमें क्या होगा, वो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी वो देखेगी कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है तो उनका पूरा जो बेल का कंडीशन है तो वो भी कम हो जाएगा। मतलब जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है ना वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी जो अंडर बेल है उन्होंने कभी कभी क्राइम किया ही नहीं है, तो वो क्यों उनको खाली पकड़ इतने दिन तक रखे। तो इसकी वजह से जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनका भी जो नंबर है वो कम हो जाएगा और डिकंजेशन भी कम हो जाएगा। इनके हिसाब से एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही वो एक्सटेंड करेंगे मेरे हिसाब से। This July, the Supreme Court had held that bail conditions that allow the police to track the movement of an accused released on bail violate the right to privacy। अब ये प्रॉब्लम है, आप ट्रैक कर रहे हो इस अंडर ट्रायल को तो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी वो वायलेट हो रही है ना। However, the report, like the Law Commission of India and the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, has said that the tracking with the right guardrails could be beneficial। अब ये बोल रही है कि भाई ट्रैकिंग जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, ना कि पूरा ही मतलब ए टू जेड। The gates for tracking. As of December 2022, India's prison had an overall occupancy of 131%। मतलब एक जेल में अगर 100 कैदी बैठ रहे तो उसमें 131 बिठा रहे थे, विथ 5,73,220 इनमेट्स अगेंस्ट टोटल कैपेसिटी ऑफ, देखो 4,36,000 ही है पर बिठा रहे देखो कितने। अकॉर्डिंग टू, ये किसका डाटा है, ये मेरा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। मोर देन 3/4 ऑफ प्रिजनर्स वर अंडर ट्रायल हु हैड नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। ठीक है, 3/4 मतलब एक तिहाई, क्या 3/4 होता है मुझे बताना। मोर देन 3/4 ऑफ प्रिजनर्स ये अंडर ट्रायल ही थे, मतलब उन्होंने अभी तक कोई कन्विक्टेड, मतलब नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, कोई क्राइम कन्विक्ट हुआ ही नहीं है अभी तक, फिर भी वो जेल की सजा काट रहे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कुड प्रूव टू बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू डिकंजेस्ट जेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ये बोल रहे कि भाई हो सकता है। इट गिव्स द एग्जांपल ऑफ ओडिशा वेयर द गवर्नमेंट स्पेंड्स अबाउट 1 लाख एनुअली ऑन ईच अंडर ट्रायल व्हाइल अ ट्रैकर वुड कॉस्ट अराउंड 10 से 15,000। अभी जो ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट है ना वो स्पेंड करती है 1 लाख एनुअली हर एक अंडर ट्रायल पर। तो उससे तो बेटर है कि एक ट्रैकर लगाया जाए जो कि अराउंड एक 10 से 15,000 में कॉस्टिंग आ जाएगी उसकी, तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, अच्छी बात है। A report submitted by the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs last year noted that through the use of ankle or bracelet, trackers, administrative machinery, or human resource staff involved in keeping track of prisoners who are out of bail can be reduced। तो ये ट्रैकर वगैरह डाल के हम जो कॉस्ट है वो भी और रिड्यूस हो सकती है, बेल्स के भी निकाल ले सकते हैं हम। लेसन फ्रॉम द यूएस,
Several studies that have argued that electronic monitoring is essentially incarceration by an other name, e-carceration. In a report published in September 2022, American Civil Liberties Union noted that EBM, electronic monitoring, serves as an extension of the carceral crisis, expanding the punitive power of jails and prisons beyond their traditional physical walls as a system of e-carceration. The overuse of government surveillance can create oppressive criminalizing environments, especially for communities of color. ठीक है. Electronic monitoring and restrictions on movement for persons on parole or in the pre-trial stage is common in the US. Like people of color in the US, member of scheduled castes, tribes, other backward classes are overrepresented in prison population in India. The latest NCRB shows almost 70% belong to these communities. The other question is of bearing the cost of electronic monitoring. The Supreme Court report suggests it should be the government in the US, which had been cited as an example in the report, through the cost are often borne by the individual and under monitoring. These include $100 to $200 in setup charges and daily charges up to $35 according to the non-profit Electronic Frontier Foundation. The report also acknowledges the possibility of stigma associated with a visible monitoring device. Some individuals may resist wearing them due to concerns about social stigma, perception of invasive सर्विलेंस. अभी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था. यूएसए में क्या हो गया था, तो इन्होंने बोला है कि जो यूएसए है वो ब्लैक्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मतलब ये किया जाता था. प्री ट्रायल स्टेज में बहुत कॉमन था उनके लिए. जैसे यूएसए में ब्लैक्स के रिगार्डिंग है वैसे ही जो अदर कास्ट है जैसे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ओबीसी, तो ये ज्यादा ओवर रिप्रेजेंट हो जाते हैं प्रिजन्स में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा 70% जो प्रिजनर्स है वो इन कम्युनिटी से आते हैं जनरली. अभी बात की जाए कॉस्टिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो है यूएस में जनरली ऑन एन एवरेज $100 से $200 लगता था सेटअप का, और डेली चार्जेस $35 था. मतलब ऑलमोस्ट देखो $100 मतलब एक $8,000 हो गए, और 35 मतलब कितना होता है, 1600-1700 रुपये हो रहा है ऑलमोस्ट, जो ₹2400 हो रहा है. डेली कॉस्टिंग समझ सकते हो. तो ये भी कॉस्टिंग है. और एक आता है कि भाई जो जो भी अभी समझो ट्रैकर लगा भी लिया तो उसको एक स्टिग्मा रहेगा, एक थोड़ा सा एक कंसर्न रहेगा कि भाई मुझे ट्रैक किया जा रहा है स्टार्ट टू एंड, तो वो उस खौफ में जिएगा. क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑन जस्टिस and struck down a bail condition imposed by Delhi High Court on two foreign nationals booked for offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. They must drop a pin on the Google map to ensure that their location is available to the investigation officer. This, the top court held, would violate the fundamental right to privacy under Article 21. The investigation agency cannot be permitted to continuously peep into the private life of accused enlarged on bail. अच्छा ठीक है. द स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, अभी देखो इन्होंने क्या किया, एक ड्रग्स वाला केस आ गया था इनके लिए जुलाई 8 में. तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि जो दो फॉरेन नेशनल्स है वो ऑफेंसेस के लिए बुक हो गए नार्कोटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग. तो उन्होंने बोला था कि एक पिन ड्रॉप करना चाहिए गूगल मैप पर ताकि इनका जो लोकेशन है वो ट्रेस कर सके. पर टॉप कोर्ट ने क्या बोला कि इनकी राइट टू प्राइवेसी हनन हो रही है और आप डायरेक्टली पिप नहीं कर सकते उनके प्राइवेट लाइफ में, झांक नहीं सकते. The Standing Committee report of 2023 had noted that such measures must only be taken with the consent of the individual. आप ऐसे मेजर तभी ले सकते हैं जब उसकी कंसेंट रहेगी. It must be ensured that to avoid any kind of human rights violation, this scheme or method should be used on voluntary basis after procuring the consent of inmates. कंसेंट इंपॉर्टेंट है इनके हिसाब से, जो कि सही भी है गलत भी है अभी पता नहीं. अभी क्रिमिनल है उसकी कंसेंट लेंगे तो वो थोड़ी देने वाला है. Research by George Washington University on the impact of electronic monitoring on privacy in 44 US states reported that people on court supervision are often subjected to invasions of their body autonomy through random drug testing, blood and DNA sampling, as well as invasions of their home through mandatory home visits. तो अभी ये भी बोल रहे कि कुछ कुछ जो सुपरविजन में रहते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा इन्वेजन होता है, कुछ कुछ रैंडम ड्रग टेस्ट करते हैं इनके ऊपर, डीएनए सैंपल लेते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं इनके हिसाब से. यूएसए की रिपोर्ट है. 268 report on Law Commission of India published 3 months before the Supreme Court verdict recognizing the fundamental right to privacy, argued for electronic monitoring but acknowledged the possible grave and significant impact on constitutional rights. Such monitoring must be used only in grave and heinous crimes where the accused person has a prior conviction in the similar offences. इनका ऐसा मानना है जो भी हीनियस क्राइम्स है उसके अंदर ही करना चाहिए, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं इनके हिसाब से. तो अभी ये भी सही है, छोटे मोटे क्राइम के लिए आप थोड़ी इतना करते बैठो. लैंड डिग्रेडेशन देखते हैं. Land degradation is undermining Earth's capacity to sustain humanity and failure to reverse its pole changes
for generations to come, and United Nations report found a million square kilometer of land is getting degraded each year, with an estimated 15 million square kilometer already impacted more than the entire continent of Antarctica by land degradation. The report titled, ये बड़ा नाम है, said. ठीक है, अभी इनका क्या बोलना है, जो लैंड डिग्रेड हो रहा है तो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हर साल हो रहा है। मतलब अभी तक हमने 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पहले से इम्पैक्ट हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट एक एंटार्क्टिका से भी बड़ा लैंड होता है वो। उतना लैंड अभी भी पूरा खत्म हो गया है, अकॉर्डिंगली ये बड़ा नाम है रिपोर्ट का। एनालिसिस हैज बीन कैरिड आउट बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी क्या है, ये इसमें दिया रहेगा, एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, ये एड्रेस करता है डेजर्टिफिकेशन और जो इफेक्ट्स है ड्रॉट। देखो ड्रॉट भी है और डेजर्ट, मतलब डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट मतलब क्या, अच्छी खासी जमीन थी वो बंजर होगी और उसके ऊपर डेजर्ट हो गया ऑलमोस्ट। उसका इफेक्ट एक एक कारण रह सकता है, ड्रॉट आ गया, मतलब पानी की कमतरता। इन कोलैबोरेशन विद जर्मन पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, इट वाज पब्लिश्ड on Monday, a day before the 16th session of Conference of the Parties, UNCCD, in Riyadh. What is land degradation? Why is it a matter of concern? According to UNCCD, land degradation is the reduction or loss of biological or economic productivity and complexity of rainfed cropland, irrigated land, range, pasture, forest, woodlands. अभी लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, इसका पूरा डेफिनेशन दिया यूएनसीसीडी ने, कि जो बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो खत्म होने लग गई है, ऑलमोस्ट रिडक्शन या फिर कम हो रही है या फिर लॉस हो गया है पूरा, तो वो होता है लैंड डिग्रेडेशन। अभी अलग अलग उसमें आते हैं, कोई इरिगेटेड लैंड था, फॉरेस्ट था, वुडलैंड था, वो सब। लैंड डिग्रेडेशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम्स अराउंड द प्लैनेट। फॉर इंस्टेंस इट रेजेस द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, खाना अनाज ही पैदा नहीं होगा उस पर। क्वालिटी और क्वांटिटी जो फूड है वो भी खत्म हो जाएगी। वाटर फूड बॉर्न डिजीज डिजीज फैल जाएगी। पुअर हाइजीन हो जाएगा, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगी क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है। मरीन और फ्रेश वाटर सिस्टम भी सफर करेंगे क्योंकि लैंड डिग्रेड हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इरोडेड सॉइल कैरिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वॉशेज इनटू वाटर बॉडीज। जो भी इरोडेड सॉइल रहेगा तो वो पूरा कैरी करेगा फर्टिलाइजर, ये सब लेके जाएगा मरीन में, और उधर उधर के जो भी जीव जंतु है उनको नुकसान पहुंचेगा, और लोकल कम्युनिटीज है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको भी नुकसान हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी कारणीभूत रहेगा। वर्ल्ड सॉइल इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक। जो मट्टी है ना वो भी कार्बन सिंक करती है, तो वो भी एक बेस्ट, मतलब एक लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक था, तो वो भी खत्म हो जाएगा। एंड लैंड इज डिग्रेडेड सॉइल कार्बन कैन बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विथ नाइट्रस ऑक्साइड। अभी जैसे ही लैंड डिग्रेड हो रहा है ये जो कार्बन ट्रैप था वो ऊपर जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड उससे मिल जाएगा। दिस कैन फर्दर एक्सरसरवेट global warming. The new report said that land degradation has reduced the capacity of land ecosystems such as trees, soils to absorb human-caused carbon dioxide by 20% in the last 20 decade. Ecosystem could absorb nearly one third of this kind of pollution. पहले एक तिहाई इतना पोल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी वो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अभी इसके पीछे के कारण क्या है? अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे पहला बड़ा कारण है कि भाई हम जो है फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस रहती है ना तो ज्यादातर तो हमारा मतलब हैवी यूज करते हैं हम केमिकल इनपुट्स का, पेस्टिसाइड का, वाटर का। उसके जैसे लैंड डिग्रेडेशन के ज्यादा चांसेस, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, पोल्यूशन है। अनसस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी है, जैसे मैंने बताया फ्रेश वाटर सोर्सेज जो है मतलब ग्राउंड वाटर का वो भी कम हो रहा है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड जो फर्टिलाइजर है उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अनदर फैक्टर जो है क्लाइमेट चेंज है, मतलब साइकिल ही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से, और सबसे ज्यादा कौन से अफेक्टेड हो गए, तो साउथ एशिया, नॉर्दर्न चाइना, हाई प्लेन्स, बाकी ठीक ठाक। तो अभी इसमें बहुत सारा कुछ करना बाकी है, ये फैक्ट देख सकते हो, ये सब दिया है उन्होंने नंबर्स में, इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, इतना काफी आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।